वेव्स के इंटरफेरेंस से क्या इक्वेशन आएगी, इसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया था और फिर उससे कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करके रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन हमें मिला था वो ये वाला था। रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए ये रिलेशन मिला था, ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये रिलेशन हमें मिला था। ठीक है, इस रिलेशन में A1 और A2 क्या है, A1 और A2 जो दो वेव्स हमारे पास हैं उनके एम्पलीट्यूड थे ये A1 और A2, और cos फाई क्या था, cos फाई था फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फिर हमने ये वाला रिलेशन यूज किया था, कौन सा, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव। तो इस रिलेशन को यूज करके हमने ये जो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन थी इसे फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव के टर्म्स में लिखा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव के टर्म्स में लिखने के बाद ये इक्वेशन हमें मिल जाती है, ये जिसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन को लेकर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। इस इक्वेशन में देखो लिखा गया है आई रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी, दो लाइट वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस होगा, तो कहीं कंस्ट्रक्टिव और कहीं डिस्ट्रक्टिव, तो उनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव आएगी उससे जो लाइट हमें मिलेगी उस लाइट की इंटेंसिटी के लिए ये रिलेशन है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, ये रूट I1 I2 कैसे आया, ये पिछले वाले कैलकुलेशन में देख सकते हैं। वहां तक हमारा सही था, यहां से ही गड़बड़ हुआ था जब cos फाई की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो cos फाई की वैल्यूज सही से हमें मिल जाएं उसके लिए ये ग्राफ को अच्छे से समझ लो। ये ग्राफ है, cos फंक्शन का ग्राफ है। इसमें cos 0 यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, cos 0 +1, और ये cos पाई बाई 2 यहाँ पर हो जाता है 0 cos फंक्शन की वैल्यू, और cos पाई यहाँ हो जाती है -1 वैल्यू, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 यहाँ फिर से 0, और cos 2 पाई यहाँ पे फिर से +1। ठीक है, और फिर अगर आगे देखेंगे तो एक्चुअली हमें मतलब है सिर्फ cos फाई की एक्सट्रीम वैल्यूज से। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जब cos फाई की वैल्यू +1 हो और जब cos फाई की वैल्यू -1 हो, हमें इन दो वैल्यूज से केवल लेना देना है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज यानी cos फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम हो यानी +1 और जब नेगेटिव मैक्सिमम हो यानी -1, हमें बस उन वैल्यूज को याद रखना है। तो ये वैल्यूज कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, +1 कहाँ कहाँ मिलता है, देखो 0 पर +1 मिलेगा, फिर 2 पाई पर +1 मिलेगा, फिर उसके बाद आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमें +1 यहाँ 4 पाई नहीं, यहाँ पर भी होना चाहिए 5 पाई बाई 2। ठीक है, 4 पाई पर फिर से +1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई पे फिर से +1 हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसमें हम 2 पाई ऐड करते जाएं। जैसे 0 था उसमें 2 पाई ऐड किया तो यहाँ पहुंच गए, फिर 2 पाई ऐड किया तो यहाँ 4 पाई पे पहुंच गए। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल्स मिलेंगे, इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स, यानी कि 2n पाई, फाई की वैल्यू जहाँ जहाँ 2n पाई होगी, n की वैल्यू 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे 0 तो हो जाएगा फाई इक्वल टू 0, देखो फाई की वैल्यू 0, फिर इसमें 1 लिखा तो हो जाएगा 2 पाई, फिर 2 लिखा तो 4 पाई, 3 लिखा तो 6 पाई, यानी कि जो इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे 0 के साथ, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ऐसी वाली जो वैल्यूज होंगी वहां पर cos फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, तो cos फंक्शन की वैल्यू +1 हमने पता कर ली, उससे क्या हमें कैलकुलेशन में डिफरेंस दिखाई देगा वो यहाँ देख सकते हैं। तो हमारी ये जो इक्वेशन थी रिजल्टेंट वाली, इसमें अगर cos फाई की वैल्यू हम +1 लेना चाहते हैं मतलब वहां पर फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो केस यहाँ लिखा हुआ है केस ए, अगर cos फाई की वैल्यू +1 है तो वो कब कब होगी, जब फाई की वैल्यू 2n पाई हो। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू को +1 अगर हम लिखें अपने इक्वेशन में
ये हमारी इक्वेशन थी। आई रिजल्टेंट आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाई की वैल्यू को हम कर देते हैं +1। तो ये इक्वेशन मिल जाती है आई रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 के फॉर्म में। ठीक है, कैसे? रूट I1 को तुम मान लो A और रूट I2 को मान लो B। ठीक है, तो यहाँ अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करें, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a हमारा है रूट I1 और b है रूट I2। इसका होल स्क्वायर अगर करोगे तो a स्क्वायर यानी रूट I1 का स्क्वायर, तो I1 2ab। ठीक है, a है रूट I1 और b है रूट I2, फिर b स्क्वायर यानी कि रूट I2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 को हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। यही काम यहाँ पर किया गया है। देखो ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये वाली ये इक्वेशन आई थी, इसको हमने इस तरह से लिख लिया रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू cos फाई की वैल्यू जब जब +1 होगी तो आई रिजल्टेंट हमारा इतना आ जाएगा, ये जो इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है। तो ये cos फाई की वैल्यू +1 लेकर हमने सॉल्व किया। अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो, और वो कब कब होगी? जब फाई की वैल्यू हो 2n पाई। ठीक है, 2n पाई का मतलब क्या हुआ? अगर हम n की वैल्यूज को 0 1 2 3 यहाँ पर डालेंगे तो फाई की वैल्यू 0 डालने से क्या आएगा पाई, 1 डालने से क्या आएगा 3 पाई, 2 डालने से क्या आएगा 5 पाई, यानी कि पाई के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन वैल्यूज पर कॉस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो हमारी जो आई रिजल्टेंट की इक्वेशन थी उसमें हम cos फाई की जगह अगर -1 लिख देते हैं तो ये हमें मिलता है क्या? आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाती है। इसको भी अगर हम मान लें रूट I1 को A और रूट I2 को B, तो A माइनस बी होल स्क्वायर वाला रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये इक्वेशन 3 कैसे मिलेगा? वही A को मान लो रूट I1 और B को मान लो रूट I2, फिर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला यूज करें a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है। तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों केसेस में हमने देख ली। अगर cos फाई की वैल्यू +1 है तो रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, और -1 है अगर तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आई रिजल्टेंट यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी व्हेन द टू लाइट वेव्स आर इंटरफेयरिंग। तो ये वाली कैलकुलेशन हमें काम आती है जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो। डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा तो डिफरेंट इंटेंसिटीज होंगी। अगर A1 और A2 एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटीज होंगे I1 और I2। तो पहला वाला जो केस था, यहाँ जो इक्वेशन 2 में लिखा है, उसको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो इक्वेशन 2 में लिखा है, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ इस वाले केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाती है, यहाँ हो जाता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी है या घटी है, तो एक सिंपलर केस क्या? जब दोनों इंटरफेरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है। दोनों इंटरफेरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो तो ये कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है। ठीक है, देखो अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है, A1 एंड A2 बोथ आर इक्वल टू A, मान लो कि A के बराबर है, दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है और कितना है A है, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो इफ द एम्पलीट्यूड इज इक्वल देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल आल्सो बी इक्वल। तो इसीलिए हमने I1 और I2 को भी I के बराबर मान लो ले लिया। I1 एंड I2 इज इक्वल टू I सपोज। तो हमारी जो मेन इक्वेशन थी आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये वाली,
इसमें हम I1 और I2 दोनों को सेम कर देते हैं। देखो I और I, और यहाँ भी I1 I2 था, उसको भी I कर दिया है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2I प्लस 2I cos फाई। 2I को कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन नंबर 4 में जो रिलेशन लिखा हुआ है ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ भी सेम cos फाई की जो दो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। cos फाई अगर +1 है तो क्या आएगा और -1 है तो क्या आएगा। सो इफ द वैल्यू ऑफ cos फाई इज +1 देन एंड व्हेन डज इट हैपन, cos फंक्शन की वैल्यू +1 कब कब होगी, व्हेन फाई इज इक्वल टू 2n पाई, यानी कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इवन इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ पाई जब जब होंगे तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी +1 एंड आई रिजल्टेंट, इस इक्वेशन को यूज करें, cos फाई की जगह +1 लिख दें तो आई रिजल्टेंट हमारे पास आ जाता है 2i 1 + 1, cos फाई की वैल्यू 1 कर दी तो 2i इंटू 2 इट बिकम्स 4i। ठीक है, इसको देखने से समझ में आ रहा है क्लियरली कि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो 4 गुनी हो गई है। सिंगल वेव की इंटेंसिटी कितनी थी, I, और रिजल्टेंट वेव जो आई है हमारी, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है वो हो जाती है 4i, यानी कि 4 गुनी हो जाती है। दूसरा केस अगर देखें, cos फाई की वैल्यू -1 कब कब होगी, जब फाई की वैल्यू पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि 2n + y, 2n + 1 पाई। तो n की वैल्यू अगर हम 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, दीज वैल्यूज वी विल गेट फॉर पाई, और इन वैल्यूज पर cos फंक्शन हो जाता है -1। तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी जो हमने इक्वल इंटेंसिटी के लिए कैलकुलेट की थी, इसमें आई रिजल्टेंट की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाता है, देखो 2i 1 -1 कहाँ से आया, cos फाई की वैल्यू -1 हो गई है, देन आई रिजल्टेंट बिकम्स 0। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि कुछ कंडीशंस में, कौन से कंडीशन में, जब cos फाई की वैल्यू -1 हो, आई रिजल्टेंट हो जाता है 0, और जब +1 हो cos फाई की वैल्यू तब हो जाता है 4i, यानी कि कुछ कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक लाइट वेव की इंटेंसिटी का 4 टाइम्स हो जाती है, और कुछ कंडीशंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाती है, यानी वहां पर कंप्लीटली डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब नाम पहचानना कौन से केस का कंस्ट्रक्टिव होगा और कौन से केस का डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ईजी हो जाता है। ऑब्वियसली जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट गई है ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है तो हमें कौन से वाले फार्मूला यूज करने हैं, तो ये फार्मूला यूज करने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए √I1 + √I2 होल स्क्वायर, डिस्ट्रक्टिव के लिए √I1 - √I2 होल स्क्वायर, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों वेव्स के सेम है तो ये हमारा कॉमन फार्मूला होगा, और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी 4i और डिस्ट्रक्टिव के केस में हो जाएगी 0। तो ये एक पार्ट हमारा डिस्कशन का यहाँ खत्म होता है, लेकिन आगे जो हमें यूज करना है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पाथ डिफरेंस के टर्म्स में डिस्कस करना है। ठीक है, पाथ डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस। ऐसे तो 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ाया गया है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स क्या होता है। यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन हम देख लेते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन ये है, यहाँ जो लिखा हुआ है ΔX है पाथ डिफरेंस और ΔΦ है फेज डिफरेंस। सो अगर पाथ डिफरेंस पता लगाना है तो क्या करना होगा, λ/2π इंटू फेज डिफरेंस हम करेंगे। फेज डिफरेंस को λ/2π से मल्टीप्लाई कर दो तो पाथ डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, इसका एक्चुअली मीनिंग तो पिछले क्लासेस में बताया गया है, फिर भी अगर चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाए, यहाँ पे ले लें 0 और यहाँ कंप्लीट साइकिल के लिए 2π, इधर पाई, इधर पाई का आधा π/2 और इधर 3π/2। तो अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है,
0 पर 0, π/2 पर +1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, 2π पर फिर से 0। ठीक है, ये वैल्यूज आती है साइन फंक्शन के लिए। लेकिन अगर हम कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाए, कॉस फंक्शन 0 पर होता है 1, ठीक है, और π/2 पर 0, फिर पाई पर -1, फिर 3π/2 पर 0 और 2π पर फिर से +1। तो जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो है कॉस का और जो रेड वाला है वो है साइन का। तो अगर इन ग्राफ्स को देखें तो फेज डिफरेंस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा और पाथ डिफरेंस भी उसी से रिलेटेड है। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे π/2 है, π/2 फाई की वैल्यू जब होगी तो साइन फंक्शन होगा 0, लेकिन कॉस फंक्शन की वैल्यू होगी +1। तो फेज का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। फेज का मतलब है कि मीन पोजीशन से किस तरफ और कितनी दूर पार्टिकल जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से किस तरफ और कितनी दूर जाएगा, ये फेज पर डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज फेज? जैसे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या लिखते हैं, y = a sin ω t, और अगर इसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए लिखें तो ω t + kx। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं फेज। दिस इज द क्वांटिटी विच डिटरमाइंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो ये तो है फेज। तो फेज और पाथ डिफरेंस का रिलेशन साइन और कॉस को कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें देखो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, बट कॉस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर +1 है। ठीक है, इसका मतलब फेज में तो डिफरेंस है ही, बिकॉज फेज से ही पता चलता है कि पार्टिकल किस तरफ जाएगा। यानी कि ये जो इसको अगर हम मीन पोजीशन मान लें तो किस तरफ जाएगा का मतलब है कि अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, और कितनी दूर जाएगा ये फेज से डिटरमाइन होता है। तो सपोज एक पार्टिकल कॉस फंक्शन को फॉलो कर रहा है और एक पार्टिकल साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो जब कॉस फंक्शन को फॉलो करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, एट द सेम टाइम साइन फंक्शन को फॉलो करने वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका होगा। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं कि इस रेड वाले पार्टिकल को, रेड वेव को जो फॉलो कर रहा है, उस पार्टिकल को इस पोजीशन में यानी कि 0 वाली पोजीशन में वो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। ठीक है, कॉस को फॉलो करने वाला बाद में आया है, यानी इतना डिस्टेंस का डिफरेंस दोनों में आ रहा है। ठीक, दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो फिर से उसी बात को रिपीट कर दे रहे हैं, जब कॉस फंक्शन +1 था तो साइन फंक्शन 0 था, और जब कॉस फंक्शन 0 हुआ तो साइन फंक्शन +1 हुआ है। यानी कि कॉस वाले को साइन वाली पोजीशन में, जो अभी साइन की पोजीशन है, उस पोजीशन में आने के लिए इतना गैप और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वो सेम पोजीशन में आएगा। तो इसी गैप को हम बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, और क्योंकि ये फेज पर भी डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन ही यहाँ पर हमें यूज करना है, और वो रिलेशन यहाँ ऑलरेडी दिखाया हुआ है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। ठीक, बाकी इसका डिटेल पढ़ना है तो उसको 11th क्लास की वेव थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें इसी को लेकर आगे चलना है। तो अगर फेज डिफरेंस हमें पता हो तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा डिस्कशन था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला, इसको अगर पाथ डिफरेंस में देखें तो क्या आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहले देख लेते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए +1 और फाई होना चाहिए 2nπ। तो अगर फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो λ/2π इंटू 2nπ, 2 डिवाइड हो जाएगा, पाई डिवाइड हो जाएगा, हमें मिलेगा n लैम्डा, और n की वैल्यूज जो यहाँ पर थी वही हमें इधर भी लेनी है, यानी पाथ डिफरेंस में भी सेम वैल्यूज ही लेनी है। तो n का मतलब हुआ यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब जब पाथ डिफरेंस होगा 0, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे n की, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि लैम्डा के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या हुआ, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वो डिस्टेंस जिसमें कंप्लीट वेव आ जाए। यानी पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, यानी बिल्कुल पाथ डिफरेंस ना हो, या फिर एक कंप्लीट वेव के बराबर हो,
2 कंप्लीट वेव के बराबर हो, 3 कंप्लीट वेव के बराबर हो, इन दैट केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। यानी जो 2 इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस या तो बिल्कुल ना हो, या एक कंप्लीट वेव के बराबर हो, या 2 कंप्लीट वेव्स के बराबर हो, then only constructive interference will take place. Okay, now similarly we can calculate for destructive interference also. For destructive interference we have already seen that cos phi has to be 2n plus 1 pi, where n is 0, 1, 2, 3 and so on. तो अगर cos phi की वैल्यू यहाँ पे -1 लिखना था, ये phi की वैल्यूज हमने लिखनी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi होना चाहिए -1, इसका मतलब है कि phi की वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज phi हैज टू बी 2n plus 1 pi। ठीक है, ऐसे लिखना है। cos phi -1 कब होगा? जब phi 2n plus 1 pi होगा और जब n की वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर phi इतना है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई, पाथ डिफरेंस इज 2n plus 1 पाई, पाई यहाँ से डिवाइड हो जाता है और हमें मिलता है 2n plus 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, एंड द वैल्यूज ऑफ n आर द सेम, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ n की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें एक एक करके, 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, देन व्हाट डू वी गेट? डेल्टा x अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा 0 plus 1 यानी कि लैम्डा बाई 2, फिर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 लैम्डा बाई 2, 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन चीज है लैम्डा बाई 2 यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ। और हाफ ऑफ वेवलेंथ का कितने टाइम्स आ रहा है? यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स, यानी कि लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जब जब होगा पाथ डिफरेंस, तब तब cos phi की वैल्यू -1 होगी और तब तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि जिन पोजीशंस पर 2 वेव्स ऐसे एक साथ जा रहे हैं, जिन पोजीशंस पर वेव कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे, तो जिन पोजीशन पर उनका मिलना इस तरह से हो कि पाथ डिफरेंस या तो 0 हो जाए, मतलब दोनों वेव्स के चलने के बीच में जो गैप है, पाथ डिफरेंस, सेम फेज में आने के लिए जो एक वेव को चलना पड़ता है दूसरी वेव के रेस्पेक्ट में, दैट इज पाथ डिफरेंस। तो अगर वो पाथ डिफरेंस बिल्कुल नहीं है यानी कि 0 है, या लैम्डा है, या 2 पाई है, या 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, उन पोजीशंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों वेव्स की सेम है तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी 4i। और अगर पाथ डिफरेंस है आधी वेवलेंथ के बराबर यानी कि लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 3 टाइम्स यानी 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, then destructive interference takes place and net intensity at that place becomes 0। तो इसको हम कहते हैं destructive interference। तो ये theoretical calculation है, जो इसका experimental setup है, that was designed by Thomas Young and that setup is known as Young's double slit experiment। ठीक है, Young's double slit experiment, इसे शॉर्ट में YDSE भी कह सकते हैं। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। तुम्हारा काम